डियर इन्वेस्टर नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आज हमारे इकोनॉमिकल एक्सपर्ट मिस्टर मुकुल गोयल जी से आज की मार्केट की गिरावट के बारे में और कुछ रिसेंटली 3-4 महीने पहले लिस्टेड हुए शेयर्स के बारे में आज चर्चा करेंगे। मुकुल गोयल जी प्लीज अपना प्रकाश डालिए। आज के मार्केट गिरने का कोई डेफिनेट आंसर कोई भी शेयर मार्केट का एक्सपर्ट दे नहीं सकता है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी दिनों से मार्केट तेज़ी के मूड में था और एक करेक्शन होना था, लेकिन ये मैं मानूंगा कि थोड़ा डीप करेक्शन हुआ है। मेरे को ऐसा लगता है कि यूएस का मार्केट का नास्डेक और टेक शेयर्स काफ़ी गिरे थे। एटलीस्ट जो इकोनॉमिक टाइम्स में एक रिपोर्ट है कि नास्डेक काफ़ी गिरा है, उसी के बेस पे मेरे को लगता है थोड़ा सेंटिमेंट्स डाउन हुए हैं और कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेके थोड़ा डीप करेक्शन हुआ है, लेकिन ठीक है, मार्केट में ये सब होता रहता है, इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। थैंक यू। लेकिन सर कल एक न्यूज़ पढ़ रहा था, वो आर्थिक मंदी को लेके कुछ लग रहा है कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्थिक मंदी आ सकती है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, ऐसा कुछ उनकी पॉलिसीज को लेके, इस पे कुछ कहेंगे आप? नहीं, आर्थिक मंदी नहीं आने की बात है, टैरिफ की ज़्यादा दिक्कत है। अमेरिका ने चाइना पे भी टैरिफ लगाया है और भी 2-3 कंट्रीज़ पे टैरिफ इम्पोज करे हैं अपने यहाँ, तो इंपोर्ट थोड़े महंगे हो जाएंगे और थोड़ा सा ट्रेड बैरियर्स ये लग जाएंगे। हिंदुस्तान को उन्होंने अभी स्पेयर करा है, हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स पे भी टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन इन सब चीज़ों से क्या होगा कि जो ग्लोबल ट्रेड होता है और जो ग्लोबल सप्लाई चेन है जी, आपको पता है सारी कंपनी हर एक कंट्री में ऑपरेट करती है, जी, तो वो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होती है और उससे कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। आर्थिक मंदी वाली बात अभी कुछ नहीं है और कम से कम भारतवर्ष में तो बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली। एफआईज ने पिछले 2 महीने में अप्रोक्सीमेट 50,000 करोड़ विड्रॉ किए हैं। तो एफआईज क्या चाइना के साथ जा रहा है, यूएस में इन्वेस्ट कर रहा है? यूएस में थोड़ा सा ऐसा माना जाता है कि डॉलर स्ट्रांग होगा, क्योंकि जो वहाँ स्वदेशी मूवमेंट जो उनका अपना स्वदेशी है कि वी वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसमें उनका ये क्लियर कट एजेंडा है कि वो अपनी करेंसी को टॉप लेवल पे देखना चाहते हैं। जबकि भारत और बाकी कंट्री ये चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन किसी तरीके से हो जाए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें ऐसा लगता है कि यूएस यदि ट्रंप के आने के बाद और पॉलिसी क्लियर होगी, लेकिन ऐसा लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी जो सारा मार्केट है वो डिस्कवरी मोड में है। तो डिस्कवरी मोड में जब मार्केट होता है तो ऐसे ही होता है, 3,000 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 1,000-1,500 पॉइंट नीचे भी जा सकता है और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो इन सब चीज़ों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिया का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। हमारी अपनी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जन मासेस पे पैसा आ रहा है, तमाम सारी स्कीम चला रखी है गवर्नमेंट ने मनी डिस्ट्रीब्यूशन की, और लोगों की कमाइयाँ भी बढ़ रही हैं और इसके अलावा खर्चे की आदत भी लोगों की बढ़ रही है। तो इंडिया में मंदे की कोई बात नहीं है। मुकुल जी, क्या रिटेल इन्वेस्टर को ऐसे करेक्टिव मार्केट में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए, मैं इतना मानता हूं कि आप किसी भी दिन मार्केट से यदि दूर हटेंगे तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे, दोबारा एंट्री कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आदमी 3 दिन सोचता है और चौथे दिन मार्केट में एंट्री मारता है। तो यदि आप सोचते रह जाएंगे तो रह जाएंगे। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राइट एलोकेशन ऑफ द मनी, यदि आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो आज 5,000 ही करिए। ओके, तो ये आपका कहना है ये सही समय इन्वेस्टमेंट करने का, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है? देखिए, ये बहुत ही आपने मुश्किल सवाल पूछा है। कोई भी एक्सपर्ट यह क्लियर कट नहीं बता सकता यह सही समय है, क्योंकि कुछ शेयर्स मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनमें तो आप कभी भी एंट्री मार लीजिए। जैसे अभी लिस्टेड जो कुछ कंपनियों के शेयर्स आए थे, जैसे हुंडई हुआ, बजाज हाउसिंग हुआ, एनटीपीसी ग्रीन हुआ, स्विगी, जोमेटो तो बहुत पहले आया था। तो इन लिस्टेड शेयर्स को लेके सेक्टर वाइज अगर देखा जाए, एक कंपैरिजन वाइज देखा जाए, तो आपकी नज़र में ये शेयर्स, इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर लॉन्ग पीरियड? देखिए, ये आपने जो बाद में जुमला जोड़ा है फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आप समझ लीजिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस और एनटीपीसी ग्रीन और ह्युंडई ये गोल्ड माइन है।
ओके। ये ऐसा अवसर कई सालों बाद आता है कि आपको इतने बढ़िया शेयर्स इतने रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएं। बिल्कुल। क्योंकि बात ऐसी है, आप सबसे पहले मैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेता हूँ। जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बजाज का मैनेजमेंट है जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इन एंटायर इंडिया, ऐसा लोग बाग Okay. मानते हैं। क्योंकि हमें पता है इन कितने सारे ये इतना इतना अच्छा ग्रुप है, इतना ऑनेस्ट ग्रुप है, शेयर होल्डर्स को वैल्यू क्रिएट करके देता है। बजाज ऑटो में हमने देखा लोगों ने कितना वैल्यू क्रिएट करी। इसके अलावा बजाज के और भी जो शेयर्स हैं सब में वैल्यू क्रिएशन हुआ। तो बजाज हाउसिंग से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मेरे को इसमें कोई शक नहीं है कि ये अगले 3-4 साल में आज के वैल्यू से डबल होगा। हो तो ये ट्रिपल भी सकता है, लेकिन मैं डरते डरते डबल की बात ही करूँगा। तो आप जो तीनों शेयरों का जिक्र करा, इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म नज़रिया ना रखें, इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और ये जो आपका बजट है इसका 20% आप अभी तुरंत इन शेयर्स में कर सकते हैं। दूसरा शेयर आपने जिक्र करा किसका? Hyundai मोटर्स हुंडई का। Hyundai देश का सबसे बड़ा ब्रांड है मारुति के बाद। जी। आप ये समझ लीजिए, यदि 10 कारें मारुति की बिकती हैं तो 7 कारें Hyundai की बिकती हैं। बिल्कुल। इतने सारे ब्रांड्स इनके मार्केट में चल रहे हैं। सेंट्रो आज तक चल रही है जो इन्होंने 1999 में इंट्रोड्यूस की थी। बिल्कुल। इसके अलावा क्रेटा मॉडल इनका बहुत कामयाब मॉडल, बहुत प्रसिद्ध मॉडल है। जी। और भी तमाम सारी कारें इनकी, वरना सिडान अभी भी इतनी पॉपुलर है, जबकि इतनी पुरानी कार वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी बिकती है। तो Hyundai एक बहुत बड़ी इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। मैं तो कहता हूँ ये मार्केट कंडीशंस अच्छी नहीं थी जब ये शेयर लिस्ट हुआ, और कुछ थोड़ा सा प्रीमियम उन्होंने ज़्यादा रखा। बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर मेरे को ऐसा लगता है बिल्कुल निराश नहीं करेगा। ये शेयर तो ऐसा है, यू बाई इट एंड यू फॉरगेट। ओके। हाँ मुकुल जी, एक सवाल मेरा और था। बजाज हाउसिंग जैसे हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, वैसे कैन फिन होम, PNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग, इसमें क्या कंपैरिजन है? आपको कौन बेटर कंपनी लगती है इसके अलावा? देखिए, कैनफिन होम्स का मुझे याद है, जो आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की पोजीशन है वो कैनफिन होम्स की पोजीशन है। लोग बाग कैनरा बैंक का शेयर खरीदते थे और उससे आधे रेट पे कैनफिन होम्स मिलता था, उसको खरीदते नहीं थे। आज देख लीजिए कैनफिन होम्स 800 रुपये के ऊपर है और बजाज ये जो कैनरा बैंक है ये 100 रुपये के आसपास चलता है। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप ये समझ लीजिए PNB हाउसिंग फाइनेंस भी एक बार जो मुझे वो पीरियड याद है, PNB का शेयर 200 रुपये का था और PNB हाउसिंग फाइनेंस का भी 200-250 रुपये का शेयर था। आज देख लीजिए PNB कहाँ पे और PNB हाउसिंग फाइनेंस कहाँ पे है। तो इसलिए मेरे को लगता है हाउसिंग फाइनेंस का शेयर एक नीश बोलते हैं ना जिसको मार्केटिंग में, नीश जो सेगमेंट है बिल्कुल। उसका शेयर है और बहुत कमाल का इसका मैनेजमेंट है, बहुत प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। और हिंदुस्तान में अभी हाउसिंग फाइनेंस की मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट अपने अगले 40-50 साल में तक रहेगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है। बिल्कुल। सबको छोटे छोटे शहरों में अपने घर बनाने हैं। तो भी ये जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस है ये बहुत अच्छा शेयर मेरे हिसाब से रहेगा। ओके। एक आखिरी सवाल बारी एनर्जी को लेके है, इसके बारे में कुछ? मैंने वारी एनर्जी को ज़्यादा नहीं किया है फॉलो, इसलिए आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू टॉक अबाउट दिस। लेकिन मैं NTPC ग्रीन के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। NTPC बहुत बड़ा नाम है और ये एक ऐसा ब्रांड है जिस पे ट्रस्ट है लोगों को, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, और ये लगातार डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो इसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो इसी को देखते हुए मेरे को लगता है NTPC ग्रीन जो एक इनिशिएटिव है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ट्रमेंडस चेंज है सोसाइटी में, पीपल आर बाइंग इलेक्ट्रिक कार्स टू सेव द एनवायरनमेंट, उसमें उनकी कॉस्ट भी कम आ रही है और थोड़ा सा एनवायरनमेंट एंगल भी है। गवर्नमेंट भी प्रमोट बहुत ज़्यादा कर रही है इन सब चीज़ों को। तो NTPC ग्रीन मेरे को लगता है बहुत अच्छा शेयर है और अभी थ्रो अवे प्राइसेस पे मिलता है। तो मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा रिस्क लिया जा सकता है। लॉन्ग टर्म ही NTPC ग्रीन कामयाब साबित होगा, ऐसा मेरे को लगता है। धन्यवाद मुकुल जी, धन्यवाद इन्वेस्टर।